हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एमएसटी सेट 2023 के एग्जाम में आ सकते हैं। पढ़ाई तो आपने की होगी, कई सारे एस्पेक्ट्स को आपने मगअप किया होगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी की होगी, फिर भी उनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और ये लॉजिक क्लियर करने के लिए हमें एमसीक्यूज को सॉल्व करना जरूरी है। आइए देखते हैं ऐसे कुछ एमसीक्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रह सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, SN1 reaction is favored by option A non-polar solvents. SN1 stands for unimolecular nucleophilic substitution reaction. इस रिएक्शन में हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, जिसके कारण इट इज फेवर्ड इन ओनली नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट्स, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं रहेगा। सेकंड, बल्कि ग्रुप्स ऑन कार्बन एटम अटैच टू हैलोजन एटम। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जरा। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हैलोजन इज अटैच टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज अटैच टू these three methyl group, जिनको हम बल्कि अल्काइल ग्रुप्स कहेंगे। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ इस प्रकार से कार्बोकैटायन बनता है। ऑलवेज रिमेंबर, SN1 रिएक्शन is favored with the formation of कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और इस कार्बन को जितने बड़े बड़े ग्रुप्स से जुड़े रहेंगे उतनी इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। Therefore, option B is correct answer. Question number 2. Pentane 2-ONE differs from pentane 3-ONE in that. अब देखो आपको क्या करना है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ट्राई टू फाइंड आउट आंसर। आंसर मिलता है, बाद में उस आंसर को चेक करना सही है या गलत है। सही है इट्स ओके, गलत है तो एग्जैक्टली कहाँ गलत हुआ है ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। जब तक आप ये देखेंगे नहीं तब तक आपके लॉजिक्स या बेसिक एस्पेक्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे और आगे चल के काफी दिक्कत जा सकती है। तो देखो अब आंसर कैसे फाइंड आउट करना। दो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हमें सबसे पहले लिखने पड़ेंगे। CH3 CH2 पेंटेन 2-ONE है, तो यहाँ 5 कार्बन रहेंगे और सेकंड कार्बन पे CO ग्रुप रहेगा। CH3 हो गया पेंटेन 2-ONE एंड पेंटेन 3-ONE का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CO CH2 CH3 इस प्रकार से रहेगा। अब दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कौन सा है जरा देखना तो सही। तो यहाँ आपको COCH3 दिख रहा है जिसको हम मिथाइल कीटोन ग्रुप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसा ग्रुप नहीं है। जिस कंपाउंड में, जिस कीटोन में मिथाइल कीटोन ग्रुप रहता है, जिस कंपाउंड में कहिए चलेगा मिथाइल कीटोन ग्रुप रहता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है। इसका मतलब पेंटेन 2-ONE शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये नहीं दिखाएगा। ऑप्शन बी। Question number 3. Which of the following represents ferromagnetism? Ferromagnetism is a magnetic property exhibited by solids. अभी फेरोमैग्नेटिज्म क्यों निर्माण होता है? डेवलप्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस कौन सा है? तो पैरामैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिज्म निर्माण होता है दैट इज अ टेम्पररी वन, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो निर्माण होता है वो परमानेंट रहेगा। अब यहाँ परमानेंट मैग्नेटिज्म क्यों जनरेट होता है देखो जरा। तो इन सॉलिड्स में जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ऑल विल अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। बघा लक्ष द्या, की पॉइंट लक्ष्य ठेवायचं आहे की फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, जो मैग्नेटिक डोमेन्स रहते हैं दे विल अलाइन ओनली इन वन डायरेक्शन। तो अब देखो यहाँ ऐसे कोई अलाइनमेंट दिख रहा क्या वन डायरेक्शन में? तो देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं इनको हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं? ये ग्रुप रहता है मेटल आयंस का जो पर्टिकुलर रीजन में ओरिएंट होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड डोमेन। तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं विच रिप्रेजेंट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4. डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ टू एसिड्स HA1 and HA2 are 3 × 10⁻⁴ and 1.8 × 10⁻⁵ respectively.
रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ दीज एसिड्स विल बी। अब रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ इक्वल्स स्ट्रेंथ ऑफ HA1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ HA2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब स्ट्रेंथ ऑफ HA1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ HA2 कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है अल्फा इक्वल्स अंडर रूट KA/C विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑस्टोर्स डाइल्यूशन लॉ। अल्फा इंडिकेट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको ही हम स्ट्रेंथ से कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहां देखो, अब ये स्ट्रेंथ मान के चलते और ये Ka दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको दिख रहा, इसलिए हम यहां क्या कंसीडर करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ HA1 की जगह रहेगा Ka of HA1 डिवाइडेड बाय Ka of HA2। अब अंडर रूट Ka of HA1 3 into 10 to the power minus 4 upon 1.8 into 10 to the power minus 5, ये आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर 4:1। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट S in the following sequence of reactions is। अब सबसे पहले हमें यहां रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी। पहला फॉर्मूला C2H4, इसका स्ट्रक्चर लिखना। C2H4 मतलब क्या होता, इथीन। इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, याला कोणासोबत ट्रीट केलं HBr, प्रॉडक्ट काय मिळणार, H इथे ऍड करायचा, Br इथे, सो दैट विल गेट CH3 CH2Br, ये हो गया आपका P। देन इसको हम ट्रीट करेंगे NaOH एक्वस मीडियम में, तो सब्स्टिट्यूशन होता, Br रिप्लेस्ड बाई OH, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH, जिसको हम सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां OH बॉन्ड ब्रेक होगा एंड न्यू ONO बॉन्ड विल फॉर्म विच देन रिएक्ट्स विथ CH3I, तो बनेगा क्या, सोडियम आयोडीन निकल जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस हियर, product obtained is ethyl methyl ether, this is your S। Question number 6, major product in the following reaction is। यहां आपको इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, अल्कलाइन KMnO4 is the reagent used here followed by acid hydrolysis। तो अब देखो बेटा आंसर कैसे फाइंड आउट करना, तो यहाँ अल्कलाइन KMnO4 का रोल क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करेगा, ये जो बेंजीन को साइड चेन जुड़ा है इथाइल ग्रुप, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएगा और प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, याद रखना है अच्छे से, इथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होकर यहां बनेगा COOH। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, C। याद रखना यहां इथाइल मिथाइल एनप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कोई भी ग्रुप रहेगा तो भी आंसर आपको सेम ही मिलेगा। सिर्फ कौन से केस में रिएक्शन नहीं होता, इफ टी ब्यूटाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन इट डज नॉट रिएक्ट विद अल्कलाइन KMnO4, याद रखोगे। Question number 7, actinoids exhibit more number of oxidation states than lanthanoids. This is because, first option देखते हैं, 5f orbitals are more buried than 4f orbitals, जो कि गलत है। 4f ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के काफी करीब होते हैं एज कंपेयर टू 5f ऑर्बिटल्स, इसलिए 4f ऑर्बिटल्स मोर बरीड देन 5f ऑर्बिटल्स, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर एंगुलर वेव फंक्शंस। अब देखो बेटा यहाँ 4f एंड 5f दोनों के लिए L का वैल्यू कितना रहेगा, बता सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L फॉर f ऑर्बिटल? ट्राई टू रिकॉल, स्ट्रक्चर पैटर्न में आपने पढ़ा है। L का वैल्यू 3 रहेगा दोनों के लिए, जिसके कारण दोनों का एंगुलर वेव फंक्शन भी सिमिलर रहेगा। बट
this is not the reason. Statement is correct, but this is not the reason behind the oxidation state, इसलिए ये भी नहीं रहेगा. Then option C क्या है? Actinoids are more reactive than lanthanoids. ये भी आंसर नहीं रहेगा, तो आंसर D रहेगा. अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, 5f orbitals extend further from nucleus than 4f orbitals. मतलब 5f electrons are far away from the nucleus as compared to 4f electrons, जिसके कारण 5f में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफी कम रहेगा. इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम रहेगा तो ऑब्वियसली 5f में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड देयरफॉर रिमेंबर वेल, 4f जो एलिमेंट्स है, या हम लैंथेनॉइड्स जिनको हम कहते हैं, लैंथेनॉइड्स हम कहेंगे कि यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा पॉसिबल है? +2, +3, +4. बट एक्टिनॉइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है +2, +3, +4, +5, +6, +7, इसके पीछे रीजन यही रहेगा. एक और रीजन आपको मिल सकता है, वो भी आप अच्छे से याद करके रखोगे कि 5f, 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस लो होने के कारण इन सभी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण ही एक्टिनॉइड्स कैन एक्सिबिट लार्ज नंबर ऑफ oxidation states. Question number 8. The complex ion CuNH3 4 times 2 positive has. Now this question belongs to coordination chemistry. यहां हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करना है. CuNH3 4 times 2 पॉजिटिव में Cu पे चार्ज रहेगा 2 पॉजिटिव, जिसका कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा argon 3d9. अब 3d में 5d ऑर्बिटल्स रहते, इनमें 9 इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ठीक है, ये 3d सब शेल हुआ. उसके बाद 4s में एक ऑर्बिटल रहता, देन 4p में 3 ऑर्बिटल्स रहते. ठीक है, अब यहाँ लिगैंड कौन सा है? NH3, विच इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ पेयरिंग के लिए कोई भी स्कोप नहीं है. तो फिर अब क्या होगा? देखिए, तो यहां से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में चला जाता है, और फिर हमें कितने ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए? तो हाउ मेनी लिगैंड्स आर हियर? 4. इसलिए हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की आवश्यकता है, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑब्टेन करने के लिए हमें 4 वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना पड़ेगा. यहां से गिनेंगे 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4. इस प्रकार से ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके कारण हाइब्रिडेशन कौन सा मिलेगा? एक d ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, और 2 p ऑर्बिटल्स. dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, जिसका शेप फिक्स्ड रहता है, स्क्वायर प्लेनर, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओनली 1. देयरफॉर आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 9. Which nanomaterial is used in sunscreen lotion? ZnOTl2O3, ZnOTlO, ZnOTiO2, ZnOTlO2. ये क्वेश्चन ग्रीन केमिस्ट्री को या नैनो केमिस्ट्री को बिलोंग करता है. ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि सनस्क्रीन लोशन में एक्जैक्टली कौन से केमिकल्स रहते हैं. ZnO एंड TiO2. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब एक्जैक्टली इन केमिकल्स का रोल क्या रहता है? सनस्क्रीन लोशन क्या करते हैं? तो ये जो केमिकल्स आपको दिख रहे हैं वो जनरली क्या करेंगे? स्किन को अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाएंगे. किस प्रकार से? एक तो ये लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे, ट्रांसमिट नहीं होने देंगे, जिसके कारण स्किन डैमेज नहीं होगी. Question number 10. Equimolar solutions of A and B show delta TF in a ratio 2:1. A remains in normal state. State of B in solution is. 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं: नॉर्मल, डिसोसिएटेड, असोसिएटेड, अनप्रेडिक्टेबल. आता याचा आन्सर कसं काढायचं? बघा, दोनही सोल्युशन्सची मोलॅरिटी सेम आहे, इक्विमोलर. ठीक है, पण डेल्टा टीएफ वैल्यूज आर गिवन हियर. जैसे कि डेल्टा टीएफ, यहां ए हम लिखेंगे, यहां बी लिखेंगे. डेल्टा टीएफ म्हणजे काय होतं?
depression in freezing point, which is nothing but a colligative property. colligative property किस पे डिपेंड रहती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। जितने पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा रहेगी सोल्यूशन में, सोल्यूट के पार्टिकल की संख्या अगर ज्यादा होती है तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू ज्यादा रहेगा एंड वाइस वर्सा। तो अब यहां देखो बेटा, इसका रेशो 2:1 दिख रहा। मुझे बताइए जरा किसके लिए डेल्टा टीएफ का वैल्यू कम है? बी के लिए। डेल्टा टीएफ का वैल्यू कम है, इसका मतलब सोल्यूशन में सोलिड पार्टिकल की संख्या भी काफी कम है। और किस सोल्यूशन में पार्टिकल्स की संख्या कम होती है? जहां सोल्यूट का एसोसिएशन होता। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट पॅराटोलुडीन टू पॅराटोलुइक ऍसिड? सगळ्यात पहिले तुम्हाला या दोनही कंपाऊंड्सचे फॉर्म्युले माहित पाहिजे। पॅराटोलुडीनचं स्ट्रक्चर कसं लिहायचं? बेंजीन को यहाँ NH2 जोड़ोगे, एनिलीन बन गया और पैरा पोजिशन में CH3 जोड़ना। फिर पैराटोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो यहाँ NH2 की जगह COOH और यहाँ CH3 रहेगा। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि NH2 का रूपांतर किसमें करना है? COOH में। तो यहाँ जो सीक्वेंस है उसमें से कौन सा फॉलो हो सकता है? तो सबसे पहले हम डाईएसोटाइजेशन करवाएंगे। मतलब हम ये किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा? NaNO2 and HCl, so that NH2 changes to N2Cl, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, CH3 इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रीट करना पड़ेगा विद CuCN KCN, so that N2Cl gets replaced by CN, CH3 वैसा ही रहेगा। और बाद में बेटा CN का COOH में रूपांतर कैसे होता है? बाय यूजिंग डायल्यूट HCl। CN डायरेक्टली COOH बनवतो, अशा प्रकारचं कॉम्बिनेशन तुम्हाला कुठे दिसत आहे? क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई D इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस। अब यहां कई सारी रिएक्शंस आपको दिख रही है, इसमें आपको D को पहचानना है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ये। देखते हैं आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या रहेगा देखते हैं। CH3 CH2 CH2Br, इसको हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। हीट करना पड़ता है। बता पाओगे अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन सा होता? अल्फा, बीटा, गामा। बीटा। बीटा एलिमिनेशन में एग्जैक्टली कौन निकल जाता? तो एक Br निकल जाएगा और उसके बाद जो बीटा कार्बन रहता है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, सो दैट वी विल गेट CH3 CH3, यहां CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल गया A। ठीक है, अब A को किसके साथ ट्रीट करना है? कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्कीन को जब हम ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन इस प्रकार से होगा। HOSO3H हम ऐड करेंगे, तो पहले हम H यहां पे ऐड करते हैं, सो दैट विल गेट प्रोडक्ट हियर। फर्स्ट प्रोडक्ट यहां लिखता हूं, सेकंड यहां रहेगा CH3 CH3। H को यहां ऐड करना है, इसलिए यहां CH2 होगा और यहां CH2OSO3H होगा। फिर सेकंड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते समय जस्ट कंट्रास्ट वे में जाएंगे, रिवर्स करना पड़ेगा मैकेनिज्म को। CH3 CH3, H को यहां लेके जाएंगे, OSO3H यहां जोड़ेंगे, CH3। ठीक है, बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, H2O। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 CH2 OSO3H निकल के OH ऐड होता है।
ये रहेगा और यहाँ पे CH3, यहाँ मिलेगा CH3, CH यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ CH3। ऐसे दो प्रोडक्ट्स मिले हैं। अब दो में से मेजर कौन सा, हाउ टू डिसाइड? तो बेटा सबसे पहले सोचना, ये जो अल्कीन आपको दिख रहा है वो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। Since it is an unsymmetrical alkene, it follows Markovnikov's rule. Markovnikov's rule क्या कहता है? ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो कि OSO3H यहाँ रहेगा, ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां कम से कम हाइड्रोजन जुड़े हो, और कम से कम हाइड्रोजन कहाँ दिख रहे हैं? CH पे। तो CH पे OSO3H जुड़ना चाहिए जो यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट, मीन्स ये रहेगा B, तो ये रहेगा C। फिर दो में से इसी मेजर प्रोडक्ट को हमें यूज करना है और HI के साथ ट्रीट करना है, मतलब हीट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब देखो एक्सेप्टली यहाँ पे भी मैकेनिज्म ही आपको यूज करना है। यहाँ से एक्चुअली H पॉजिटिव यहाँ अटैक करता है, H पॉजिटिव अटैक करने के कारण यहाँ H2 पॉजिटिव बनता है, वाटर लॉस होता, सो दैट कार्बोकैटायन विल फॉर्म हियर CH3, CH3, यहाँ CH पॉजिटिव, CH3, कौन सा कार्बोकैटायन बन गया बेटा? सेकेंडरी, जो बाद में रीअरेंज होता है टू टर्शरी। किस प्रकार से? तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, सो दैट विल गेट CH3, CH3, देन पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, then CH2, CH3. This is a tertiary carbocation which is more stable than secondary carbocation, और बाद में इस पे कौन अटैक करेगा? I negative, so that we will get product here CH3, CH3, I negative इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड प्रोडक्ट इस प्रकार से हमें मिलेगा, जिसको हम कहेंगे मेजर प्रोडक्ट D। माइनर प्रोडक्ट नहीं निकाला तो भी चलेगा, आवश्यकता नहीं है। मेजर प्रोडक्ट D कहां दिख रहा है बेटा? CH3 twice Ci। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13, resultant heat change in reaction is same whether it takes place in one or several stages. This statement is called। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? रिएक्शन कितनी भी स्टेप्स में क्यों न हो, either in one step or more than one step, always delta H accompanying the reaction is same। ऐसा स्टेटमेंट सिर्फ एक ही लॉ में हमने पढ़ा है, एंड दैट लॉ इज हेस लॉ। क्वेश्चन नंबर 14, दिस कंपाउंड ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस गिव्स। अब ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब इसका आंसर कैसे निकालना, एकदम शॉर्टकट है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, पाठ नहीं करायचं, लॉजिक सांगतो कशा प्रकारे आन्सर तुम्हाला मिळणार। आता इथे जो स्ट्रक्चर दिला है तो अशा प्रकारे डबल बॉन्ड CH3, जिसको हम मिथाइल साइक्लोहेक्सिन भी पढ़ सकते हैं। इसका हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, बाद में जिंक डस्ट और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे निकालना, जस्ट कुछ नहीं, यहां से ब्रेक करना बॉन्ड को, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा हमें? ये CH3 यहाँ रहेगा, ठीक है, बाद में यहाँ पे रहेगा, देन यहाँ इस प्रकार से आपको आना है। और ये जो डबल बॉन्ड है, ब्रेक होने के बाद दोनों साइड में ऑक्सीजन जोड़ना है, तो यहाँ डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड जब जोड़ेंगे तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है क्या, ये चेक कर लेना जरूरी है। 1 2 3 4 सेटिस्फाइड, इस कार्बन पे सेटिस्फाइड है क्या? 1 2 3 नहीं, एक वैलेंसी फ्री है, इसलिए यहां हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कौन सा ग्रुप मिल गया? बॉन्डिंग फॉर्मूला है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है? काफी बच्चों को दिक्कत जाती है इसको आइडेंटिफाई करते समय, तो बेटा याद रखना, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, दिस इज एन अल्डिहाइड ग्रुप, और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज ए कीटोन ग्रुप, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? नाम लिखना है, आईयूपीसी नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। फिर आईयूपीसी नेम लिखते समय आपको अल्डेहाइड और कीटोन में से किसको प्रेफरेंस देना है, विच ग्रुप एक्ट्स एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हियर, तो ऑलवेज याद रखना अल्डिहाइड प्रिंसिपल रहेगा। देयरफॉर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7,
हो गया। फिर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? कीटोन ग्रुप, जिसके लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज करोगे? आइदर ऑक्सो और कीटो। यहां कौन सा यूज किया है? ऑक्सो। ऑक्सो का क्वेश्चन कौन सा है? 6 ऑक्सो 6 ऑक्सो, दो में से एक आंसर रहेगा। फिर कार्बन कितने हैं? 7, हेप्टेन आएगा एंड CHO के लिए सफिक्स AL आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp नॉट इक्वल्स Kc। अब हमारे पास रिलेशन है, पार्ट करायचे रिलेशन, कौन सा? Kp इक्वल्स Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा n, दिस इज गिवन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमें इन दोनों का वैल्यू इक्वल करना है, तो डेल्टा n का वैल्यू 0 होना चाहिए। डेल्टा n अगर 0 हो गया तो RT रेज टू पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा। लेकिन हमें यहां क्या बोला है? Kp नॉट इक्वल्स Kc, तो ये ऐसे केस में ही पॉसिबल होगा जब डेल्टा n इज नॉट इक्वल टू 0। फिर डेल्टा n निकालने का फॉर्मूला है NPG माइनस NRG, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अब ऑप्शन ए में हम डेल्टा n फाइंड आउट करेंगे। गैसियस प्रोडक्ट दोनों है, 1 + 1 2 रहेगा, 2 - 2 कितना मिलेगा? 0, मीन्स Kp इक्वल्स Kc हो जाएगा। ऑप्शन बी में हम डेल्टा n फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट देखिए कितना मोल है? 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट यहाँ सॉलिड है जिसको कंसीडर नहीं करना। गैसियस स्टेट में ओनली 1 मोल इज हियर, दैट इज 1। सिंस डेल्टा n इज नॉट इक्वल टू 0, Kp is not equal to Kc, answer B. Question number 16, in Williamson synthesis of ethers, order of reactivity for Rx is। सबसे पहले जानेंगे विलियमसन सिंथेसिस है क्या, इसमें ईथर कैसे बनता। तो इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता, सो दैट प्रोडक्ट्स आर ROR and NaX, ईथर इज ऑब्टेन्ड हियर। ठीक है, अब ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? तो यहां से X नेगेटिव निकलता, OR नेगेटिव ऐड होता, देयरफॉर दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, लेकिन यहां देखिए OR जो आपको दिख रहा है, विच एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण वो इस अल्काइल हैलाइड से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकता है, और बीटा हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें यहाँ ईथर नहीं मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। एलिमिनेशन टेक्स प्लेस हियर, लेकिन कौन से केस में? अगर यहां से बीटा हाइड्रोजन निकलता है तो। फिर बीटा हाइड्रोजन कौन से अल्काइल में आसानी से निकलता है? टर्शरी। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है, एलिमिनेशन नहीं, इसीलिए यहां जो अल्काइल रहेगा दैट शुड बी स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड। और सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड कौन सा रहेगा? मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्शियरी, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, अमाइलोपेक्टिन इज ए कंपाउंड ऑफ। अब देखो ये अमाइलोपेक्टिन किस में रहता है? स्टार्च में। स्टार्च इज कंप्राइज्ड ऑफ एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है? तो अमाइलोज इज ए लीनियर पॉलीमर, अमाइलोपेक्टिन इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, फिर यहाँ ब्रांचिंग कैसे निर्माण होती है? तो बेटा सबसे पहले याद रखना कि अमाइलोपेक्टिन इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब अल्फा डी ग्लूकोज कहां दिख रहा? 2 जगह दिख रहा। तो बेटा ब्रांचिंग कैसे निर्माण होता है? तो यहाँ 2 प्रकार की ब्रांचिंग, 2 प्रकार के लिंकेजेस रहते हैं। एक रहता है C1C4 जिसके कारण लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और दूसरा रहता है C1C6 लिंकेज जिसके कारण ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिव डीके ऑफ रेडियम एंड थोरियम। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। Now see, all these elements belong to group number 18. ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स है उनमें से ज्यादातर एलिमेंट्स एयर में रहते हैं, एक्सेप्ट ओनली 1। आपको याद रखना है वो एलिमेंट कौन सा? रेडॉन। फिर रेडॉन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता? बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल, इसलिए आंसर रहेगा डी, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियम एंड थोरियम। Question number 19, read constant activation energy and Arrhenius parameter of a chemical reaction at 25 degrees Celsius are given.
तीनों का वैल्यू दिया है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इज। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे हम आंसर कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ अरेनियस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। अरेनियस इक्वेशन क्या है, k इक्वल्स a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है बेटा, t टेंड्स टू इंफिनिटी। जब t इंफिनिटी हो जाएगा तो माइनस ई ए बाय आर डी का वैल्यू क्या होगा, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0। मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ई रेस टू पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ई रेस टू पावर 0 1 हो गया, मीन्स के इक्वल्स ए मिलेगा। अब के का वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा। ए मतलब अरेनियस पैरामीटर होता है जिसका वैल्यू कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 14। आंसर क्वेश्चन नंबर 20, reduction potential of hydrogen half cell will be negative if। 4 कंडीशंस दी है। अब आंसर कैसे पता करना, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। कौन सा रिएक्शन लिखोगे, रिडक्शन रिएक्शन, जो किसमें होगा, हाइड्रोजन हाफ सेल में। कैसे लिखना, तो बेटा हाइड्रोजन हाफ सेल में H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ बेटा रिडक्शन रिएक्शन लिखना है तो ये रहेगा, यहाँ हाफ हम लिखेंगे। अब बाद में हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, E इक्वल्स ई नॉट माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम यूज करेंगे। ई नॉट को 0 रहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसलिए 0 माइनस 0.0592 अपॉन एन का वैल्यू कितना है, 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होने के कारण प्रेशर ऑफ H2 रेज़ टू पावर 2 लेना, अपॉन रिएक्टेंट H पॉजिटिव है जिसका कंसंट्रेशन हम यहाँ लिखेंगे। अब बेटा ये जो हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है, दैट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए और नेगेटिव रखने के लिए हमें इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलना चाहिए। अब इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलने के लिए न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा चाहिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम चाहिए। अब न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा कहा है, यहाँ 1 2 ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ 1 1 दोनों इक्वल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये दो में से एक आंसर हो सकता है, तो फिर ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा जहां प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है। ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा, सी। क्वेश्चन नंबर 21, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर गिव्स। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन जनरली होता ही है, क्यों, क्योंकि अल्कीन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट होने के बाद बच्चों में मिसकंसेप्शन ये रहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्लोरीन पूरी तरह से ऐड होगा और हमें डाइक्लोराइड मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन जो है उसे आपको देखना पड़ेगा। कंडीशन कौन सी है, हाई टेम्परेचर, जो कि तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ठीक है, तो अब हाई टेम्परेचर पे व्हाट विल हैपन हियर, यही हाई टेम्परेचर मैकेनिज्म चेंज करवाता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 विथ क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण एग्जैक्टली क्या होगा, फ्री रेडिकल विल फॉर्म हियर और रिएक्शन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रहेगा, न कि एडिशन। अब सब्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली कहां होगा, तो ये जो कार्बन है जिसको हम एलिलिक कार्बन कहते हैं, एट दिस कार्बन सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, देयरफॉर यहां से H निकलेगा, Cl ऐड होगा, सो दैट वी विल गेट प्रोडक्ट Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन सी इज द आंसर। इसको बहुत अच्छे से याद करके रखना है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। Question number 22, chemical twins are present in which of the transition series? Options आपको दिख रहे हैं। ये D एंड E ब्लॉक का क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम पढ़ते हैं। अब D ब्लॉक में टोटल कितनी सीरीज है, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनमें से कौन से 2 सीरीज में हमें केमिकल ट्विंस दिखाई देंगे, तो आंसर रहेगा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड सीरीज जो है वो इस प्रकार से रहती है, यजर नभ
मो तक रू रह ड़ अग कड़। एंड जो थर्ड सीरीज है दैट इज द 5D सीरीज। ये है 4D सीरीज और ये रहेगा 5D सीरीज। इसमें रहेगा ला हा फ ता व रे उस ईर पट अ हच। इस प्रकार से एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये दोनों केमिकल ट्विंस रहेंगे, ये दोनों केमिकल ट्विंस रहेंगे, ये दोनों केमिकल ट्विंस रहेंगे। इस प्रकार से केमिकल ट्विंस कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। नंबर 23, when 4 gram Fe is burnt to iron oxide, 29.28 kilojoule of heat is evolved. What is enthalpy of formation of ferric oxide? ऐसे प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाते समय जो पूछा गया है उसको देखना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड निकालना है तो आपको यहाँ फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन का इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, कठिन है ना, फॉर्मूला रहेगा Fe2O3। ठीक है, फॉर्मेशन बोला तो सिर्फ एक ही मोल पकड़ने का है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। किससे बनेगा? Fe से प्लस ऑक्सीजन O2, 2 Fe है और 3 ऑक्सीजन है तो 3/2 लिखना पड़ेगा। अब हमें यहाँ किसका मास दिया है? आयरन का मास दिया है, इसलिए हम आयरन के मास को ही कंसीडर करेंगे। आयरन का एटॉमिक मास 56 दिया है, एक का 56, दो का कितना रहेगा? 112 ग्राम आयरन इज बॉन्ड हियर। फिर हमें इंफॉर्मेशन कौन सी दी है? 4 ग्राम आयरन जब जलाते हैं तो कितनी हीट बाहर निकलती है? -29.28 किलो जूल। इतना एंथैल्पी चेंज हमें मिलता है। तो 112 ग्राम Fe के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 28 से, इसलिए इसको 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट -819.8 किलो जूल। Question number 24, PTNS3 4 times Cl2 Br2 and PTNS3 4 times Br2 Cl2 are related to each other as isomers. अब यहाँ हम कैसे पहचानेंगे? शॉर्टकट है, बताता हूँ। यहाँ Cl ligand is present inside the coordination sphere, यहाँ outside the coordination sphere means ligand Cl negative का exchange हुआ है between inside and outside the coordination sphere। ठीक है, देन Br जो है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब यहाँ पे भी Br का एक्सचेंज हुआ है। तो जब लिगैंड का एक्सचेंज होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आइसोमर्स आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स। Question number 25, if X is fraction of molecules having energy greater than EA, then relation between two will be given by। बेटा हमारे टेक्स्ट में फॉर्मूला दिया है F = e⁻ where F stands for fraction of molecules having energy greater than EA। यहाँ F की जगह सिर्फ X लिया है तो यहाँ हम F की जगह X लिखेंगे। ऐसा कोई इक्वेशन यहाँ दिख रहा क्या? देखिए नहीं है, तो फिर हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ऑफ X इक्वल्स क्या बचेगा? -EA/RT। 26, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन। अब इसका आंसर ऑप्टेन करने के लिए आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा ना। कैसे लिखेंगे? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते समय कितने कार्बन लिखेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। टॉप में CHO रहेगा, बॉटम में CH2 रहेगा और यहाँ HOH H रहेगा, यहाँ OH, यहाँ OH, हियर H, हियर OH। अब पहला ऑप्शन कौन सा है? फॉर्माइल ग्रुप है क्या? ये देखो फॉर्माइल ग्रुप इज प्रेजेंट है। दूसरा है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यस, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं रहता, क्लोज चेन स्ट्रक्चर में रहता है, रिंग स्ट्रक्चर में रहता है, इसलिए आपका आंसर रहेगा बी। Question number 27, a solid contains W atoms at the corner of cubic lattice, OHA at A centers and Na at the center of cube. Formula of compound is। अब सबसे पहले W कहाँ है? एट द कॉर्नर। ठीक है, जो कॉर्नर पे रहता उसका नंबर ऑलवेज 1, याद ही करना। दूसरा O एट एज सेंटर, जो एज के सेंटर में रहता उसका नंबर ऑफ एटम्स 3 फिक्स्ड है। अब 3 कैसे आता वो भी बता देता हूँ, 1 कैसे आता वो भी बता देता हूँ। बेटा जो कॉर्नर पे एटम रहता उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, ऐसे 8 एटम्स रहते इसलिए 1। जो एज के सेंटर में रहता उसका कंट्रीब्यूशन 1/12, ऐसे 12 एजेस रहते इसलिए 3।
और उसके बाद Na कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ क्यूब, और जो सेंटर रहता है उसका कंट्रीब्यूशन 1, इसलिए फॉर्मूला क्या रहेगा, NaWO3। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, मैच आइटम 1 एंड आइटम 2 करेक्टली। अब यहां दिख रहा HDPE मीन्स होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसमें हम यूज करते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, मतलब A3 कहाँ है, दो जगह, एक तो बी या डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पान मतलब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसमें हम पेरोक्साइड कैटलिस्ट का यूज करते हैं, B1 कहाँ है, दोनों जगह है। फिर नोलैक इज ए मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बैकलेट, राइट। तो नोलैक बनाते समय हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, अदर एसिड और बेस कैटालिस्ट, C4 कहाँ है, C4 यस, तो ऑप्शन आंसर रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 29, propylene on treatment with cold concentrated esters produce A, which on treatment with water gives B, and then with K2Cr2O7 gives C। तो पहले प्रोपिलीन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2SO4 के साथ जब ट्रीट करोगे तो इस प्रकार से ट्रीट करना है। अब यहाँ ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, therefore it follows Marconi Cox-Rule। Marconi Cox-Rule कहता है इसका नेगेटिव पार्ट goes to the carbon having less number of hydrogen atoms, so that will get here CH3 CHO SO3H, और यहाँ जाएगा बेटा H। ये बन गया आपका A, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH3 CH, यहाँ OH, OSO3 निकल जाता, OH ऐड होता, इस प्रकार से बन गया बेटा आपका B, और B का हम ट्रीटमेंट करेंगे विद K2Cr2O7 एंड H2SO4 which acts as oxidizing agent, और यहाँ CHOH का ऑक्सीडेशन होके बनता है CO, बाकी इंटैक्ट रहेगा CH3 COCH3, ये हो गया आपका C, 3 कार्बन प्रोपेन, CO के लिए ON, आंसर डी। Question number 30, which colorless gas evolves when NH4 cell reacts with a Zn in a dry cell? सबसे पहले आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए बेटा। जिंक को जब हम NH4 सेल के साथ यूज करते हैं, what will happen here? This zinc will be corroded by NH4 Cl, और प्रोडक्ट यहाँ कौन से मिलते हैं, ZnCl2 रहेगा, प्लस NH3 बनेगा और प्लस H2 रहेगा। तो अब देखिए इसको बैलेंस वगैरह करना पड़ेगा, यहाँ पे ZnCl2 है, मतलब यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, बैलेंस्ड हो गया। क्या देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस will evolve here। Question number 31, a reaction A2 plus B2 gives to AB occurs by the following mechanism। 3 स्टेप्स आपको यहाँ दिख रही है, its order would be। अब ऑर्डर कैसे पता करना, तो बेटा याद रखना मैकेनिज्म में जितनी भी स्टेप्स दी है उनमें से सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप को देखना। स्लोएस्ट स्टेप वही स्टेप रहेगा जो रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है, इसीलिए बेटा स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ओनली फर्स्ट स्टेप, जिसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, A2। इसलिए इस रिएक्शन का रेट लॉ हम लिखेंगे, रेट इक्वल्स K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2, इसका पावर कितना है, ओनली 1, इसलिए ऑर्डर 1। क्वेश्चन नंबर 32, 4 एसिड्स यहां आपको दिख रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज इज। अब सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ऑप्शंस में ये देखना है कि pKa वैल्यू इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये जो साइंस आप यहाँ यूज किए हैं उनसे पता चलता है कि डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ pKa आर गिवन हियर, ठीक है। अब डिक्रीजिंग वैल्यूज है, मतलब सबसे पहले हमें हाईएस्ट pKa वाला एसिड देखना पड़ेगा। pKa हाईएस्ट है, मतलब एसिड वीकेस्ट रहेगा। अब 4 में से कौन सा एसिड वीक है हमें पता करना पड़ेगा। अब यहाँ फ्लोरीन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एसिडिटी बढ़ाता, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। देन CH3COH वीक रहेगा एज कंपेयर टू दिस। इन दोनों में से ये वाला वीक रहेगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में से ये वीक रहेगा क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या साइड चेन में ज्यादा है। तो ये जो चौथा वाला दिख रहा है ना बेटा, उसका pKa वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि इट इज द वीकेस्ट एसिड। कहां दिख रहा है चौथा, बी और सी में, ओके। चौथे के बाद आएगा बेटा सेकंड वाला, सेकंड वाला कहां दिख रहा है, ओनली इन ऑप्शन बी।
Question number 33. 9 gram H2O is vaporized at 100 degrees Celsius and 1 atm pressure. If latent heat of vaporization of water is x joule per gram, delta S is given by. थोड़ा सा कठिन है ये, इसको कैसे सॉल्व करना। डेल्टा एस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच बाई टी। टी यानी जो टेम्परेचर यहाँ दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करना पड़ेगा, 373 केल्विन रहेगा। अब डेल्टा एच हम यहाँ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है। व्हाट डज इट मीन, तो ये ऐसा हीट रहेगा, इतना हीट रहेगा विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स। ठीक है, तो बेटा इसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है m इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन लेटेंट। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। सो m कितना है, मास इज 9 ग्राम इंटू डेल्टा एच वी एल कितना दिया है यहाँ समर गिवन, कहाँ दिया बेटा, x, yes x is given here अपॉन 373। अब 9 ग्राम हम नहीं लिखेंगे, 9 इंटू एक्स बाय 373। कहीं दिख रहा क्या ऐसा फॉर्मूला, देखिए नहीं है, तो इससे मिलता जुलता फॉर्मूला कुछ दिख रहा क्या, देखिए 1/2 इंटू 18 एक्स बाय 2 9 18 आंसर। Question number 34. In cold countries, ice on frozen roofs and footpaths is melted by spraying. अब ये जो क्वेश्चन है that is related to freezing point जो सोल्यूशन में दिया है। देखिए कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, जनरली टेम्परेचर 0 के नीचे चला ही जाता है ज्यादातर समय के लिए। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर 0 के नीचे चला गया तो ऑब्वियसली वाटर चेंजेस टू आइस। ठीक है, तो ये जो आइस जम जाता है उसे हमें रिमूव करना होता है, और उसे मेल्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब 0 से नीचे लेके जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, NaCl एंड CaCl2। इन दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम Na2SO4 को यूज नहीं करते हैं क्योंकि Na2SO4 जब पानी में डिसोल्व होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इसीलिए आपका आंसर डी रहेगा। Question number 35. Number of moles of caminophore used by 1 mole of Ki in alkaline medium is. अब यहाँ आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। इस रिएक्शन में क्या होगा, कैमिनोफोर जो है वो Ki के साथ रिएक्ट होगा अल्कलाइन मीडियम में, दिस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, बनाएगा KiO3 पोटेशियम आयोडाइड, और इसका खुद का रिडक्शन होके बनता है MnO2। ठीक है, बाद में आपको सेपरेट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। यहाँ Mn पे चार्ज +7 रहता तो यहाँ +4 रहता, इसलिए रिएक्शन लिखेंगे Mn+7 चेंजेस टू Mn+4। डिफरेंस 3 का है इसलिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लिखना, और I पे चार्ज -1 यहाँ रहता है, यहाँ +5 रहेगा। देखो I-1 चेंजेस टू I+5 विद द रिलीज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर दोनों को ऐड करना, ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना जरूरी है ना। बैलेंस कैसे करोगे रे, मल्टीप्लाई दिस बाय 2, so that we'll get 2Mn+7 plus I negative gives 2Mn+4 प्लस रहेगा बेटा Ki+5। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो Mn+7 आया है वो कहाँ से आया है, KMnO4 से 2 रहेगा, और I नेगेटिव कहाँ से आया है, Ki से। Ki का 1 मोल है, तो KMnO4 के 2 मोल्स आर हियर, आंसर डी। इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस डी इज, सीक्वेंस दिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले C2H5OH को किसके साथ ट्रीट करना है, रेड फॉस्फरस एंड आयोडीन, दोनों रिएक्ट होके Pi3 बनाते हैं, जिसके कारण यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, OH रिप्लेस्ड बाई I, सो C2H5I हमें मिलेगा। फिर इसको ट्रीट करना है Mg और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, अल्काइल हैलाइड जो है मैग्नीशियम के साथ बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा बनेगा, सोचना पड़ेगा। यहां बनेगा C2H5MgI, बाद में इसे हम HCHO के साथ ट्रीट करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड है
तो यहाँ रहेगा HC, यहाँ भी रहेगा H, डबल बॉन्ड O रहता है तो सिंगल बॉन्ड होके वहां MgI ऐड होता है एंड C2H5 गोज टू दिस कार्बन C2H5 और इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा HCH, यहाँ रहेगा OH एंड हियर इज C2H5। अब 2 + 1 3 कार्बन हो गए, मुझे प्रोपेन रहेगा और OH के लिए OL आएगा प्रोपेनॉल या N प्रोपाइल अल्कोहल B। Question number 37. The presence or absence of OH group on which carbon atom differentiate between RNA and DNA? RNA means ribonucleic acid and DNA stands for 2-deoxyribonucleic acid, ठीक है ना। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस कहाँ रहता है? शुगर्स में। शुगर कहाँ कौन सा रहता है? तो इस प्रकार से ये शुगर रहेगा डी राइबोस, जो RNA में रहता है, सॉरी RNA में यहाँ रहता है OH, here H, here H, OH, H, OH, here H and here CH2OH। डी राइबोस का स्ट्रक्चर, सॉरी यस, डी राइबोस का स्ट्रक्चर है और इससे हम बनाएंगे डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जो DNA में रहता है। तो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। अब 2-deoxy का मतलब यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा फ्रॉम सेकंड कार्बन, इसलिए यहाँ सिर्फ H ही बचेगा। यहाँ HOH, हियर इज H, हियर इज CH2OH। अब दोनों स्ट्रक्चर देखिए कहाँ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, एट 1 2 3 4 5 सेकंड कार्बन पे देखिए यहाँ OH है, यहाँ H है, तो इसलिए आपका आंसर डी। Question number 38. For a cell reaction involving 2 electron change, inert cell is given here at 25 degrees Celsius. क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन इनर्ट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पार्ट का ऐसा फॉर्मूला, इनर्ट सेल इक्वल्स 0.0592 अपॉन n log ऑफ k, ठीक है। इनर्ट सेल 0.295 है, यहाँ n का वैल्यू कितना दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ 2 होगा अपॉन 0.0592 इक्वल्स log ऑफ k रहेगा। देन ये हो जाएगा कितना बेटा? 0.295 इंटू 2, 2 5 10, 1 2 9 18 19, 2 2 4, 0.590 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.0592 इक्वल्स log ऑफ k हो जाएगा। तो ये जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा? 1/10 इक्वल्स log ऑफ k, 1/10 मिलेगा। ये माइनस थे, हाँ यस। अब इसको सॉल्व कैसे करना? तो ये 590 इंटू 10 टू द पावर -3 हम लेंगे और यहाँ 592 इंटू 10 टू द पावर -4 लेंगे, तो log ऑफ k रहेगा। ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, -4 ऊपर जाएगा +4 होगा, मतलब यहाँ 10 बचेगा, log ऑफ k रहेगा। तो k इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ 10 रहेगा 10 टू द पावर 10, 1 इंटू 10। Question number 39. Pick out from the following complexes a poor electrolytic conductor in solution. 4 ऑप्शन्स आपको दिख रहे हैं। आता आन्सर कसं काढायचं? काही लॉजिक तुम्ही लावू शकता का? ट्राय टू फाइंड आउट द आन्सर। शोधा कसं काढायचं, विचार करा। सिंपल लॉजिक आहे। कोणतं बघा, पुअर कंडक्टर चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, बरोबर। तो पुअर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वही रहेगा जहां सॉल्यूशन में बिल्कुल ही आयंस नहीं रहेंगे या आयंस की संख्या सबसे कम रहेगी। अब ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा जहां आयंस सबसे कम रहेंगे। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो ये जो दिख रहा है यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ तो भी दिख रहा, मतलब ये आयंस बनाएगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ही आयंस नहीं बनाएगा, इसलिए आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर? अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं आंसर पहचानने के लिए। आपको इनके मोनोमर्स पता होने चाहिए।
नियोप्रीन किससे बनता है? क्लोरोप्रीन से, जिसका फॉर्मूला क्या रहता? CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ कहीं फ्लोरीन दिख रहा क्या? नहीं। टेफ्लॉन किससे बनता है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन से, जिसका फॉर्मूला रहता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। यहाँ फ्लोरीन है क्या? है। और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन के जगह पे सभी फ्लोरीन ही जुड़े हैं, इसलिए दिस इज हाईली, और दिस विल फॉर्म द highly fluorinated polymer, that is Teflon. Question number 41. Osmotic pressure of 0.4% urea solution is 1.66 atm and that of 3.42% sugar solution is 2.46 atm. When both solutions are mixed, osmotic pressure of resultant solution will be, कसं काढायचं? osmotic pressure, that is pi ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, और हम लिख सकते हैं यहाँ मिक्सचर चलेगा। मिक्सचर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या रहेगा? पाई यूरिया प्लस पाई सुक्रोज डिवाइडेड बाय 2। पाई यूरिया कितना है? 1.66 प्लस पाई सुक्रोज कितना है? 2.46 बाय 2। 6 plus 6 12, 6 plus 4 11, 4 by 2 means 2.06 atm. Question number 42. A reacts with pH SO2Cl gives B, which on treatment with KOH gives C, which on further treatment with C2H5I gives D. C is water soluble. Correct structure of A and D are. अब देखो इससे कुछ हिंट मिलता है क्या? PHSO2Cl आपने कहीं पढ़ा है क्या? तो बेटा इट इज गिवन इन चैप्टर अमीन्स। अमीन्स में एक टेस्ट दिया है हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट में ये इसका यूज किया जाता है। दिस इज सेड टू बी द हिंसबर्ग रिएक्शन। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐसा इसका नाम है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ आपको एक क्लू दिया है सी क्या है? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट कौन सा अमीन बनाता है? ओनली प्राइमरी अमीन, याद रखना, ठीक है। तो बेटा प्राइमरी अमीन कौन रहेगा? ARNH2, जिसका सिंबल रहेगा प्राइमरी अमीन कहाँ है? A और C, दो में से एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, PHSO2Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, बनेगा PHSO2NHR। बाद में इसको किसके साथ ट्रीट करना? KOH के साथ, तो यहां से निकल जाएगा H, यहां से OH, ठीक है। तो बनेगा क्या? PHSO2, यहाँ N, यहाँ K रहेगा, यहाँ R रहेगा। फिर ये किसके साथ रिएक्ट होगा? C2H5I के साथ ट्रीट करना है, यहाँ दिया ही है। अब ये थोड़ा एडिशनल पार्ट है आपके लिए। दिस इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, बोर्ड सिलेबस में ये हम नहीं दिया है, बट JEE के सिलेबस में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ एक्जैक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे दो C2H5I रिएक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे K है तो K और I जुड़कर के I निकल जाएगा, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? PHSO2NR C2H5 ट्वाइस पॉजिटिव I नेगेटिव। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ है? देखिए ओनली A. Question number 43. Which of the following is used in the preparation of chlorine? Only MnO2, only KMnO4, both A and B, either MnO2 or KMnO4. Answer D. कैसे? देखो MnO2 को HCl के साथ ट्रीट करना, तो एक प्रोडक्ट मिलेगा MnCl2, दूसरा रहेगा Cl2, तीसरा रहेगा वाटर। KMnO4 को भी आप HCl के साथ ट्रीट करोगे तो एक प्रोडक्ट KCl बनेगा, दूसरा MnCl2 बनेगा, तीसरा Cl2 रहेगा, चौथा H2 रहेगा। दोनों का बैलेंसिंग कर लेना। दिस इज गिवन इन P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 17। Question number 44. A system absorbs 600 joule of heat and work equal to 300 joule on its surrounding. Change in internal energy is Faraday फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यहां यूज करना पड़ेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W। Q क्या है? तो ए सिस्टम एब्सॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट, एब्सॉर्ब करे मतलब Q का वैल्यू प्लस रहेगा 600, ठीक है।
and work equal to 300 joule on its surrounding, यानी 300 joule work is done by system on the surrounding, therefore W का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ आंसर रहेगा 300 joule. Question number 45, given E naught of Fe3 positive to Feu equals minus 0.036 volt, standard electrode potential for Fe2 positive to Fe conversion is minus 0.439 volt. Standard electrode potential for the reaction A. अब पहला रिएक्शन हम लिखेंगे यहाँ Fe3 पॉजिटिव टू Fe, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ जो डेल्टा G1 रहेगा नॉट 1 माइनस NF E नॉट रहेगा माइनस n कितना है 3, सो माइनस 3 इंटू एफ इंटू ई नॉट कितना है इस रिएक्शन के लिए माइनस 0.036, माइनस माइनस प्लस होता है म्हणजे ये मिलेगा हमें 0.108 फैराडे. दूसरा रिएक्शन लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यूज Fe डेल्टा G नॉट 2 इक्वल्स क्या रहेगा माइनस 2 इंटू एफ इंटू माइनस 0.439, मतलब ये मिलेगा प्लस 2 9 0.2 9 18 2 3 6 7 2 4 8 फैराडे मिलेगा. ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए कौन सा रिएक्शन, देखिए ये वाला रिएक्शन ऑब्टेन करना है फ्रॉम दीज टू रिएक्शंस. अब इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको. तो यहाँ करेंगे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करने के बाद हमें रिएक्शन मिलेगा Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यूज Fe2 पॉजिटिव. तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G नॉट इक्वल्स क्या रहेगा डेल्टा G नॉट 1 माइनस डेल्टा G नॉट 2. इसके लिए देगा माइनस NFE नॉट इक्वल्स डेल्टा G नॉट 1 कितना है 0.108 फैराडे माइनस 0.878 फैराडे. तो ये हमें कितना मिलेगा 8 माइनस 8 0.77 माइनस 0.770 फैराडे मिलेगा. सो E नॉट इक्वल्स माइनस माइनस कैंसिल होगा, एफ कैंसिल होगा और n का वैल्यू यहाँ कितना है 1 है, इसलिए 0.770 वोल्ट इतना रहेगा. दैट इज सी. क्वेश्चन नंबर 46, कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज. अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाते समय डिफरेंट स्टेप्स शुड बी कैरिड आउट. इसमें से दूसरा स्टेप जो है जिसमें SO2 गैस is converted into SO3 gaseous by treatment with oxygen, मतलब इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा और इस स्टेप में कैटलिस्ट करके वैनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज किया जाता. आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 47, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 58.5 ग्राम NaCl is. अब यहाँ डेंसिटी नहीं दी है, इसलिए नंबर ऑफ यूनिट सेल गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में निकालना थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है. अब यहाँ हम आंसर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम n निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स. फॉर्मूला है मास बाय मोलर मास. अब मास कितना है देखिए 58.5 और NaCl का मोलर मास भी उतना ही रहेगा, दैट इज 1. एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो आपको एवोगैड्रोस नंबर या मोल कंसेप्ट याद करना पड़ेगा. 1 मोल ऑफ NaCl और एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे. ठीक है, फिर NaCl का स्ट्रक्चर कौन सा रहता है, तो आपको पता होना चाहिए NaCl हैज FCC स्ट्रक्चर, जिसमें एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे. तो बेटा FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना रहता है 4, इसलिए यहां रहेगा 1 यूनिट सेल कंटेन्स 4 NaCl मॉलिक्यूल्स. ठीक है, हेंस नंबर ऑफ
इक्वल्स, अब देखो बेटा 4 NaCl मॉलिक्यूल यानी 1 यूनिट सेल होता है, तो इतने मॉलिक्यूल यानी कितना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा 6.02 × 10⁻23/4 करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 1.5 × 10⁻23C। क्वेश्चन नंबर 48, एसाइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ PCl5 ऑन। आता तुम्हाला सगळ्यात पहिले एसाइल हॅलाइडचा फॉर्म्युला माहित पाहिजे। एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है RCOCl। एक रिएक्टेंट PCl5 है, तो दूसरा रिएक्टेंट कौन सा रहेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो ये जो Cl है दैट कम्स फ्रॉम PCl5, तो ये जो पोर्शन है दैट विल कम्स फ्रॉम RCOOH विच इज नथिंग बट द फैटी एसिड C। Question number 49, vapor pressure of dilute aqueous solution of glucose is 750 millimeter of Hg at 373 Kelvin. Mole fraction of solute is. आता इथे आपल्याला दिला आहे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, टेम्परेचर दिला आहे 373, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट म्हणजे आपल्याला X2 फाइंड आउट करायचं आहे। कोणता फॉर्म्युला वापरावा लागेल सांगू शकता का, प्रयत्न करा, ट्राय टू रिकॉल। बर जाऊ दे, मी सांगतो, P01 मायनस P1 P01। P01 काय आहे, वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट, यहां कहीं दिख रहा क्या, नहीं है, फिर हमें कैसे पता चलेगा, तो टेम्परेचर दिख रहा 373 केल्विन टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और जब लिक्विड बॉइल होता है वेपर प्रेशर या प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर फिक्स रहता है। 1 एटमॉस्फेयर मीन 760 मिलीमीटर होगा, माइनस 750 बाय इक्वल्स X2 रहेगा, तो 10/760 मीन्स रहेगा 1/76। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, T50 of a first order reaction is 10 minutes, starting with 10 mole per liter at after 20 minutes will be। अब देखो बेटा T50 मतलब T हाफ दिया है, T हाफ से हम K फाइंड आउट करेंगे 0.693 बाय T हाफ डिवाइडेड बाय 10, मतलब मिलेगा 0.0693। ठीक है, अब हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AT। AT क्या है, T समय के बाद बचने वाला कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। ठीक, अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा यहाँ हमें हाफ लाइफ भी दिया है, टोटल टाइम भी दिया है, जिससे हमें N मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइव्स पता चलेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय T50, सो 20/10 यानी कितना होगा, 2 रहेगा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना मिला, 2, जिससे हमें क्या पता चलेगा, AT का वैल्यू। कैसे, तो शुरुआत में हमने कितना यूज किया था, देखिए जरा 10 मोल, पहले हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, ऐसा टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट। अब इसका इनिशियल यानी कितना होगा, सॉरी इसका आधा यानी कितना होगा, 5 निकल गया, 5 बच गया, और दूसरे हाफ लाइफ के बाद इसका आधा मतलब 2.5 बच जाएगा, देयरफॉर 0.0693 इंटू 2.5 दैट इज B। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इन 50 में से कई सारे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल हमने जानबूझकर हाई रखी है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, थैंक यू।